ओके, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सबका आईएफएस में। फटाफट जुड़ जाइए आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है गाइस, क्योंकि आज इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा इजी चैप्टर है जिसको अगर आप समझ पाए तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, बट यदि आप इसको समझने में असफल रहे तब आपके लिए बहुत ही बड़ी दुविधा बन जाती है। तो चलिए आज इस एक ऐसे चैप्टर को डिस्कस करते हैं, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ा है, जो हमारी केमिस्ट्री से जुड़ा है ना। चलिए फटाफट जुड़ जाइए गाइस। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईएफएस। राघवेंद्र, साक्षी, अमन, सौरभ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग, बताइए फटाफट। यस, अब तो एग्जाम की घड़ी पास आ रही है। होपफुली आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो उतनी ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए, ऐसा मैं आशा करता हूं। और इसके साथ ही साथ आईएफएस तो है ही आपके साथ। इसी तरीके से आईएफएस बढ़िया तरीके से सेशन, साथ ही साथ बहुत ही अलग अलग विभिन्न प्रकार के आपके लिए चीजें लाते रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएफएस केमिस्ट्री IIT जैम के लिए। ओके, बस इसको आपको सब्सक्राइब कर रखना है। बाकी जो भी नोटिफिकेशन आता है रिलेटेड टू एग्जाम या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज हो वो आप तक पहुंच जाएगी। ओके, साक्षी गुप्ता कह रहे हैं फाइन सर एंड यू। चलिए बहुत बढ़िया साक्षी। अमन कह रहे हैं मस्त है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। यही बातें आपसे सुननी थी मुझे। बहुत बढ़िया। और रही बात मेरी, मैं भी एकदम मस्त हूं देखो, और आपके साथ जुड़ गया हूं तो अब तो और मजा आने वाला है, मुझे ये बात पता है। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। बायो इनऑर्गेनिक एक ऐसा टॉपिक है जो जिस तरह हमारे डेली लाइफ या हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उससे जुड़ रखा है ना। तब तो इसको जानना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ प्रोसेस कह लीजिए, एंजाइम्स कह लीजिए, एक्टिविटीज कह लीजिए, हीमोग्लोबिन की बात कीजिए, ऑक्सीजन पंपिंग की बात कीजिए, ये सारे प्रोसेस कैसे चल रहे हैं हम इसको बिना जाने इस मशीन को मैं कह सकता हूं ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। अब यदि इस मशीन के बारे में थोड़ा सा हम जान ले तो और अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे, है ना। तो जरूरी है इस मशीन को जानना, है ना। इस मशीन में कैसे कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, इस मशीन में क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, है ना। कब कौन सा प्रोसेस एक्टिवेट होता है, कब कौन सा एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, ये सारी चीजें यदि आप जान पाओ तो इस मशीन को आप और भी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हो, है ना। तो आइए इस मशीन के बारे में जानते हैं जिसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें हम बात करने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रहा हूं और जनरल लाइफ को अगर आप रिलेट करके चलते हैं तब भी आपके लिए उतना ही यूजफुल रहेगा, है ना। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, इसका एक बेस सेटअप कर रहे हैं। यदि ये बेस आपके लिए क्लियर है कि क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां पढ़ना है, तो ये सारी चीजें यदि क्लियर हो गई तो बायो इनऑर्गेनिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। बायो भी दिख रहा है, इनऑर्गेनिक भी दिख रहा है और केमिस्ट्री भी दिख रहा है। कितनी सारी चीजें रिलेट कर रही हैं, है ना। तो देखिए इस यदि आप शब्द को क्या करें, थोड़ा सा आप डिवाइड कर दे, थोड़ा सा आप बाइफरकेट कर दे इन सारी चीजों को, तो आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली क्या दिखता है जी सर, ये है मेरा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये है मेरे टॉपिक का नाम। ठीक है, ये है मेरे टॉपिक का नाम। अब यहां पर रिस्क एडिटर, बहुत दिन बाद आपको देख रहे हैं सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। रिस्क एडिटर, बहुत दिनों बाद मुझे भी आपसे मिलने का, आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, इसे मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं। ओके, चलिए फटाफट जुड़ जाइए, आप भी अपने दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि एक बेसिक पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है आपका कॉन्सेप्ट या फिर ये है आपका टॉपिक। अब इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं।
ठीक है, एक है आपका बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, एक है आपका बायोकेमिस्ट्री और दूसरा है जी सर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री कह सकता हूं या फिर मैं इसको ओवरऑल एक जनरलाइजेशन में क्लासिफाई कर देता हूं विच इज लाइफ साइंस, ठीक है। एक तरफ आपके पास मिलता है लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो जो चीजें आपको इससे रिलेट करनी है कर सकते हो, और दूसरे तरफ आता है आपका केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को भी यदि मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूं तो आपको केवल यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही देखने को मिलता है। तो ये दो चीजों का, ये दो सब्जेक्ट का जब संगम होता है, जब मिलन होता है, तब आपको मिलता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, मेनली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी आपके लाइफ साइंसेस में प्रोसेस चल रहे हैं, है ना, या फिर मैं कह सकता हूं एंजाइम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर फोटोकेमिकल फिक्सेशन कह लीजिए, हेमोग्लोबिन कह लीजिए, मायोग्लोबिन कह लीजिए, जो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, या फिर इसके अलावा मेरे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच आर कॉल्ड एज आयरन सल्फर सिस्टम, है ना, रिस्की प्रोटीन्स है मेरे पास, इतने विभिन्न विभिन्न प्रकार के मेरे पास क्या है, स्पीशीज हैं, एलिमेंट्स हैं जी सर, मेटलो एंजाइम्स है। इन एंजाइम्स में हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम क्या जान पाएंगे आपके इन लाइफ साइंस के प्रोसेस के बारे में। ओके, ये हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा। अब वैसे तो लाइफ साइंस यदि आप देखोगे एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, दैट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, है ना, बट यहां पर हम टॉपिक की वास्टनेस पे ना फोकस करते हुए हम फोकस करेंगे कि मेनली यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें क्या देखने को मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इससे रिलेट क्या कर पाता हूं कि सबसे पहले जी सर मेटल कौन सा हो सकता है मेरे पास अलग अलग मेटलो एंजाइम्स में, इसके बारे में जानेंगे। दूसरी बात मैं जानूंगा जी सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन्वॉल्व इन ईच प्रोसेस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ईच प्रोसेस, इस पॉइंट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जी सर आपके जो मेटलो एंजाइम्स है, उन मेटलो एंजाइम्स में कौन से मेटल मिलते हैं ये तो हमने जान लिया, बट इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, इनके फंक्शंस जानना भी बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस कहां पर हो रहे हैं, हमारे बॉडी में हो रहे हैं, हमारे अलग अलग पार्ट्स में हो रहे हैं, टिश्यूज में हो रहे हैं, न्यूक्लियस में हो रहे हैं, सेल में हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। और इसके अलावा देखिए गाइस, यहां पर केवल और केवल इन्हीं बातों को नहीं, बट पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरमेंटल रिलेटेड एक कॉन्शियसनेस भी क्रिएट करना है आपके लिए। तो इसलिए उन्होंने यहां पर ऐड किया है क्या, यहां पर ऐड किया है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ले लीजिए। और दूसरा टॉपिक जो आपके एनवायरमेंट से रिलेट करता है या फिर आपके सराउंडिंग से रिलेट करता है वो है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस के बारे में भी हम जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहता है आपका फोटोकेमिकल प्रोसेसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और तो और जी सर, जैसे आप शुभम आप बता रहे हो कि स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं कह सकता हूं स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए मेटलो एंजाइम्स के जो भी आपके सिस्टम्स मिलते हैं उनके स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी चीजें फोकस कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, मेटलो एंजाइम्स, मेटल कौन से होंगे, उनका फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटीपी कितने इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, है ना, इन प्रकार के हम बातें करेंगे, ठीक है। बजाय कि हम यहाँ पर लाइफ साइंसेस की जो प्रोसेस है उसको नहीं डिस्कस करने वाले हैं, मेनली उसमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें देखने को मिलता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम निकालेंगे और उस पर फोकस करेंगे। यस, क्या ये बात आपको क्लियर है? बताइए, क्या ये छोटी सी बात आपके लिए क्लियर है? तो फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं, एक बार आप मुझे बता दीजिए वेदर इट इज क्लियर और नॉट, देन वी कैन मूव अहेड। और मैं चाहता हूं गाइस, जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप देते रहें साथ ही साथ, क्योंकि इससे आप और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, है ना, जो भी आपके डाउट्स हैं वो दूर होते हैं। तो इसलिए
बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप इसी तरीके से, जैसे अभी आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे साथ, वैसे ही मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो इस बायो इनऑर्गेनिक दुनिया में। और भी अच्छी तरीके से इस चीजों को सीखना है तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है ना। क्योंकि केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि जब भी आपका मैटर क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पर बहुत ही अजीबो गरीब प्रोसेस होता है ना। मैटर के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, अलग अलग प्रकार की जानकारी, है ना। कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, आईआर एक्टिव है या नहीं, ऐसी बहुत सारी विभिन्न जानकारी। तो जब भी आप क्या करोगे, आप भी क्वेश्चन के साथ इंटरेक्ट करते हो, मेरे साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आपको भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपके बारे में कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कौन सी चीजें आपके लिए थोड़ी सी वीक है और कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक आपके लिए स्ट्रांग है। ये सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। तो इसलिए जैसे मैटर है ना, ये आपका मैटर है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो जानकारी बहुत सारी प्राप्त होती है आपको, ठीक है। तो वैसे ही जी सर आपको भी क्या करना है, मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहना है। ओके, चलिए मेरे साथ देखिए जुड़ गए हैं रश्मि त्रिपाठी, वेरी गुड इवनिंग रश्मि जी। विजय लक्ष्मी यादव, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग विजय लक्ष्मी। ओके, चलिए तो देखिए गाइस, सबसे पहले ना मैं आपके जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको मैं क्या करता हूं, क्लासिफाई कर देता हूं कि हम कौन सी चीजों पे फोकस करने वाले हैं। ओके, आई विल क्लासिफाई योर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू मेनी मोर स्मॉल थिंग्स। बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं करता हूं जी सर यहां पर क्लासिफाई। सबसे पहला पॉइंट गाइस, सबसे पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं पॉरफराइन रिंग्स के बारे में। हम क्या देखेंगे, पॉरफराइन, है ना। सुनने में बहुत अजीब लग सकती है आपको, बट यही आपकी जिंदगी को संभाले हुए हैं, यही आपकी जिंदगी को थामे हुए हैं, यही आपकी सांसों को क्या कर रही है जी सर, थामे रखती है और बहने देती है। ओके, पॉरफराइन रिंग के बारे में बात करेंगे, और इसमें यदि जी सर मैं मेटल को जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएंगे, बस इसको बोल दीजिए मेटलो पॉरफराइन रिंग। क्या कहेंगे इसको गाइस, मेटलो पॉरफराइन रिंग कहते हैं सर जी, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं जी सर, और इसके आगे बढ़कर हम जानेंगे हीम यूनिट्स को। यस, दूसरा पॉइंट जी सर जो मैं फोकस करने वाला हूं वो है हीम यूनिट। यस, हीम यूनिट कौन से होते हैं बताइए। यस, कोई गेस कर पाएगा हीम यूनिट कौन से हैं। चलिए, बहुत बढ़िया राघवेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया राघवेंद्र सिंह। हीम यूनिट एंड नॉन हीम यूनिट, पॉरफराइन रिंग, मेटलो पॉरफराइन रिंग, आयरन। यस, बहुत बढ़िया। यही बात देखिए दोस्तों, यही बात आपको सबसे अलग बनाने वाली है, क्योंकि जब आप कोशिश करते हो तब आप आगे बढ़ते हो, तब आप सभी के ऊपर उठने लगते हो, ठीक है। तो कोशिश करना जारी रखिएगा, कोशिश करने से बिल्कुल भी मत पीछे हटेगा। ओके, बताइए मुझे हीम यूनिट कौन से होते हैं। यस, सभी मुझे बताइए कि हीम यूनिट कौन से हैं सर जी। 2 हीम यूनिट मिलते हैं। चलिए मैं आने आपको ये भी हिंट दे दिया है कि 2 यूनिट मिलते हैं, एक है जी सर ये, और दूसरा है अपन का ये। चलो बताओ कौन से हीम यूनिट हैं। बहुत बढ़िया रिस्क एडिटर, नॉन वेज एंड वेज। राघवेंद्र कह रहे हैं नॉन वेज एंड वेज, अरे वो तो खाने वाली चीजें हैं, है ना। वैसे तो ये क्या है, यस, वैसे इसमें हम यहां पर कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसमें हम क्लासिफाई करते हैं, यस, कैसे, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन करके इसको क्लासिफाई करते हैं। ओके, यस, बहुत बढ़िया सौरभ कुमार, 111 मैथ्स ग्रुप, बहुत बढ़िया जी सर। तो यहां पर आपको क्या मिला, यस, हीमोग्लोबिन, है ना, और मायोग्लोबिन। सोच सकते हो जब आप रिपोर्ट निकालवाते हो, यस, या फिर आपकी तबीयत जब भी खराब रहती है, आपको थकान, सांस लेने में दिक्कत, है ना, थोड़े से आप
सफेद पड़ जाते हो, तो सबसे पहले डॉक्टर कहता है कि इसका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाओ। यस, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि इसका पहले तो हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाओ, है ना। पहले आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएगा, फिर उसके बाद में देखेगा कि हीमोग्लोबिन कितना है आपका, है ना। और जनरली कितना रहना चाहिए आप बता सकते हो क्या मुझे हीमोग्लोबिन? यस, क्या आप सभी मुझे बता सकते हो कि हीमोग्लोबिन कितना रहता है? कौन गेस कर पाएगा सही से? बताओ जल्दी से, देखते हैं। और बाय द एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम शुरुआत कर रहे हैं और इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से समझेंगे और इस तरीके से जानेंगे कि ये आपके लाइफ प्रोसेस के साथ इजीली और सिंपली अंडरस्टैंडेबल, रिलेटेबल रहे, है ना। इससे आपको पता चलेगा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द टॉपिक आप ही खुद ही बता दोगे कि ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, ये वाली चीज है ना। और ये एक, मैं कह सकता हूं ये एक पॉइंट रहना चाहिए आपके दिमाग में, जब भी आप ऐसा कोई टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपके लाइफ से रिलेट करता है, तो इसको डेली लाइफ से आपको जोड़ना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि हेल्थ हेल्थ क्या होती है? डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है ना। यस, बहुत बढ़िया। यस, बहुत बढ़िया जी सर। देखिए 16, 17, 14 के आसपास होना चाहिए वो मेल के लिए, और फीमेल के लिए लगभग 10 से ऊपर रहा तो दैट इज अ सेफर साइड, ठीक है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जी सर इतना जरूरी है आपके लाइफ में, है ना। डॉक्टर के पास गए, बोलता है कि अरे हीमोग्लोबिन आपका कम है, इसलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपकी इम्यूनिटी कम है, बहुत सारी चीजें बोल देगा, है ना। कुछ भी हो आपको, सबसे पहले क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन देखेंगे। अब सबसे पहले हीमोग्लोबिन ही कम आ गया तो जो भी आपको हो रहा है ना, वो उसका कारण क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन की कमी ही कहते हैं। तो इसलिए हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाना है जी सर? एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे कहते हैं, है ना। रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर आपसे दूर रहेगा, है ना। यस, बहुत बढ़िया। स्प्रेड पीस, राघवेंद्र, विजय लक्ष्मी, रिस्क एडिटर, साक्षी, बहुत बढ़िया जी सर। ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो एक आया हीमोग्लोबिन, दूसरा आया मायोग्लोबिन। अब तीसरी चीज हम क्या देखेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? यस, तीसरी चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो जी सर रिलेट करता है आपके लोअर लाइफ से, ठीक है। लोअर लाइफ तो नहीं कहना चाहिए मुझे, बिकॉज एट द एंड अ लाइफ इज लाइफ, है ना। एक जीवन जीवन ही होता है जी सर, भले ही उसको आप छोटा कहो, बड़ा कहो, ऊंचे दर्जे का कहो, नीचे दर्जे का कहो। मेनली आपको जो हीम यूनिट्स मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? ह्यूमन बींग्स में मिलते हैं, इंसानों में मिलते हैं। और इंसानों के टाइप जो मैमल्स वाली प्रजाति है जो क्या करती है? यंग वंस को जन्म देती है, उनमें मिलता है आपको ये हीम यूनिट। बट यदि मैं बात करूं नॉन हीम यूनिट की, यस, अब किसकी हम बात करेंगे? नॉन हीम यूनिट की बात करेंगे। तो ये नॉन हीम यूनिट किसके पास मिलते हैं जी सर? यस, कौन सी स्पीशीज है, कौन सी प्रजाति है, कौन सी जाति है जिसमें आपको मिलते हैं नॉन हीम यूनिट्स? चलिए बताइए। यस, उसके ऊपर तो बाद में आऊंगा। यस, मैं आपसे अगला सवाल यही पूछूंगा कि ये नॉन हीम यूनिट्स कौन से हैं। चलो ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहले नॉन हीम यूनिट्स कौन से हैं यही बात को जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा जी सर इसमें हीमोसाइनिन, ठीक है, एक रहेगा अपना हीमोसाइनिन और दूसरा क्या रहेगा? हेमिरिथ्रिन। सुन रखा है आपने ये नाम? डॉक्टर आपको कभी नहीं बोलेगा कि आपका हीमोसाइनिन कितना है, डॉक्टर आपको कभी नहीं बोलेगा कि आपके अंदर हेमिरिथ्रिन कितना है ये चेक कराओ, क्योंकि ये आपके अंदर मिलते ही नहीं, ठीक है। आपकी बॉडी में आपको मिलता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ठीक है। और जो आपके नॉन हीम यूनिट्स हैं गाइस वो किस में मिलते हैं? बहुत बढ़िया, स्प्रेड पीस, मोलस्क कहते हैं उसको,
मोलस्कन्स कहते हैं, है ना, सुन रखे हैं आपने। ये होते हैं थोड़े से मराइन प्रजाति जो आपको डेली तो नहीं देखने को मिलेंगे, बट समंदर के जो जीव होते हैं, है ना, उनसे रिलेट करता है आपका नॉन हीम यूनिट। यस, बहुत बढ़िया स्प्रेड पीस। इनवर्टिब्रेट्स कह सकता हूं मैं इसको, है ना, इनवर्टिब्रेट्स। समंदर की बात की मैंने और प्यास लग गई, बताओ। ओके, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हीम यूनिट के बारे में बात करेंगे। हीम यूनिट में जानेंगे कि क्या है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, और साथ ही साथ नॉन हीम यूनिट के बारे में जानेंगे, विच इज हेमोसाइनिन एंड हेमेरिथ्रिन। इसके अलावा जी सर और क्या चर्चा करेंगे अपन? यस, बोलिए बोलिए। मेटलो एंजाइम्स नाम सुन रखा है क्या गाइस आपने? यस, मेटलो एंजाइम नाम सुन रखा है क्या? मेटलो एंजाइम्स, इनके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मेटलो एंजाइम्स हैं, है ना। गिनने लगूं को तो आज का सेशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। कार्बोनिक अनहाइड्रेस है, कार्बोनिक कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, कार्बोक्सी सी ऑक्सीडेज है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के मेटलो एंजाइम्स मिलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। या इसके अलावा और क्या बात करेंगे अपन? देखें जी सर, इसके अलावा बोर्ड में जगह खत्म हो गई बट टॉपिक खत्म नहीं हो रहे, इतना इंपॉर्टेंट है आपका ये सब्जेक्ट। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपके साथ मेटल स्टोरेज, ठीक है, मेटल स्टोरेज। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा जी सर कि कैसे आपके मेटल ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके इस बॉडी में, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, मेटल स्टोरेज एंड मेटल ट्रांसपोर्ट। मान लीजिए आपने कुछ ऐसी चीजें खा ली जिसमें एक मेटल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना। मान लीजिए आपने क्या खा लिया? आयरन। आयरन किसके फॉर्म में जी सर? आयरन आपने खाया एक एप्पल के फॉर्म में, बीटरूट के फॉर्म में, पोमोग्रेनेट के फॉर्म में, है ना। इन सभी में, अनार में ले लीजिए, ऐसे वाली जो चीजें हैं इसमें आयरन कंटेंट बहुत होता है ना। इसलिए अगर आपको खून की कमी होती है तो कहते हैं कि सबसे पहले अनार खाया कीजिए, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, है ना। एक अनार क्या करता है? 100 बीमार को ठीक करता है, उतनी शक्ति होती है अनार में। ओके, यस, विटामिन B12 जी सर, उसको कैसे छोड़ सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे ना, है ना। आखिरकार वो भी तो अपना ही है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। और किस चीज को डिस्कस करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर रहेगा अपना 6, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट जी सर, हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। लास्ट नहीं जी सर, एंड लीस्ट भी नहीं रहेगा ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बारे में बात करेंगे। और अंतिम चरण में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, ठीक है, हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। ओके, दीपेंद्र वर्मा, दीपेंद्र वर्मा, हेलो, कैसे हो आप? वेलकम टू IFS जी, आपकी पहली क्लास है, चले बहुत अच्छी बात है, सबसे बढ़िया क्लास में आए हो, और वो भी पहली क्लास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसी क्लास में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करना शुरू किया है, बस शुरू भी नहीं किया है बायो इनऑर्गेनिक, वो तो अभी चल रहा है जी सर, शुरू कर रहे हैं, है ना। जैसे कि गाड़ी जो नहीं चलती है उसको शुरू करने में टाइम लगता है, बट ये अपनी गाड़ी रेडी है ना, बस लोड हो रहा है ना, इस पे माल लोड हो रहा है। ओके, यस, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट सभी जुड़ जाइए गाइस, और अपने दोस्तों के भी बुला लीजिए। और साथ ही साथ देखिए, जो भी पहले जुड़ गया है ना अभी मेरे साथ, उन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, मैं यहां से देख पा रहा हूं। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, है ना, तो इसलिए फटाफट जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। ओके, यस, फोटो सिस्टम की बात करेंगे जी सर इसी में। फोटोसिंथेसिस यानी ये रहेगा आपका फोटो सिस्टम,
ठीक है, ये बात करेंगे हम किसके बारे में, फोटो सिस्टम के बारे में। ओके चलिए ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ना आपके इस पोरफायरिन रिंग के बारे में बात करते हैं गाइस, बिकॉज आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिंग है आपकी पोरफायरिन रिंग। अब क्या खास बात है आपको लगेगा सर, एक रिंग तो है ना, अंगूठी तो है, बट जी सर ये अंगूठी बहुत ही मायने रखती है ना। आपकी जो अंगूठी होती है वो खो गई तो आपको बहुत दर्द होता है ना, कि बहुत ही किसी करीबी ने दिया था, करीबी दोस्त कह लीजिए, स्पाउस कह लीजिए, जो भी जिसको भी जो कहना है कह सकता है, बट अगर आपकी अंगूठी घूम जाती है तो आपको बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। अब ये तो जी सर जिंदगी से रिलेट कर रहा है ना, दिस इज रिलेटिंग विथ लाइफ। तो इसीलिए सबसे पहले हमें पोरफायरिन के सिवाय किसी को भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। पोरफायरिन रिंग के बारे में बात करते हैं आज इस सेशन में, ठीक है। पोरफायरिन रिंग, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि आप पोरफायरिन रिंग, या आपने नाम सुन रखा है पहले जी। राघवेंद्र कह रहे हैं सबकी ही फर्स्ट क्लास है चलिए राघवेंद्र आपने भी सही कहा है और उन्होंने भी सही कहा है, बिकॉज उनका देखिए मतलब ये था कि वो आज सबसे पहली बार जुड़े हैं आज हमारे यूट्यूब चैनल में, उनका ये मतलब था बेसिकली। कर दिया है सर, चलिए बहुत बढ़िया। स्प्रेड पीस, साक्षी, रश्मि, मुझे तो पता है आप कर ही दोगे, है ना। जिन जिन लोगों ने नहीं किया है मैं उनकी बात कर रहा था, ठीक है। चलिए पोरफायरिन रिंग के बारे में बात करते हैं गाइस, ठीक है। पोरफायरिन रिंग, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज अ मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड, सुन रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है गाइस। देखिए मेरे पास आ गया एक नाइट्रोजन, ये कनेक्टेड है 5 मेंबर्ड रिंग से ऐसे। मेरे पास आ गया दूसरा नाइट्रोजन, ये कनेक्टेड है जी सर 5 मेंबर्ड रिंग से ऐसे। ये आ गया अपना तीसरा नाइट्रोजन, कनेक्टेड है 5 मेंबर्ड रिंग के साथ। मैं यहां पर ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसको ड्रॉ करो, है ना। हो सकता तो मैं यहां पर इसका एक एक्चुअल पिक्चर ले आता, बट दैट वुड नॉट हैव बीन दैट मच ऑफ इफेक्टिव, है ना। वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि जब आप खुद से ड्रॉ करते हो आपके स्ट्रक्चर्स को कह लीजिए जी सर, या फिर कोई भी रिएक्शन है, तब आपको और उसके बारे में अच्छे से पता चलने लगता है आपके लिए जी सर, वो और सिंपल हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर जो भी आपको मिलते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो जेड स्कीम हो जाए, चाहे वो आपके हीमोग्लोबिन हो जाए, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हो जाए, साइटोक्रोम पी 450 हो जाए, अरे कितने सारे हैं, कितने को याद रखेंगे सर। अरे ऐसा नहीं होता है, याद रख लोगे आप, मुझे पता है, ठीक है। यस, तो देखिए जी सर ये आ गए अपने चार नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक रिंग। अब इसको देखिए मैं कैसे जोड़ देता हूं, ये आ गया एक CH2 के माध्यम से, ठीक है। थोड़ा सा गलत जुड़ गया है, बट चलिए जुड़ तो रहा है ना। चलो अब सही से जोड़ देते हैं ऐसे जी सर, ठीक है। ये जुड़ता है ऐसे, अरे नहीं सही तो जोड़ा था, उम्र हो रही है आप सभी की, ठीक है। ऐसे जी सर एक CH2 ऐड कर दीजिए यहां पर, ठीक है। ऐड कर दिया CH2। अब इस तरीके से बनती है आपकी एक पोरफायरिन रिंग, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, पोरफायरिन रिंग, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूट्रल मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड। क्या कहेंगे इसको, अ न्यूट्रल मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड। कैसे होती है जी सर कॉन्जुगेशन, देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं ऐसे, है ना। ये आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर आ गया जी सिंगल, फिर आ गया डबल, फिर आ गया जी सर क्या सिंगल, फिर आ गया डबल, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये यहां तो नहीं, यहां आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि अगर ये यहां पर ले लेता हूं तो कंटिन्यूअसली कॉन्जुगेशन क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और ये आ गया यहां पर, ये रहते हैं जी सर अपने डबल बॉन्ड सिस्टम, ठीक है। डबल बॉन्ड सिस्टम, अब देखिए इससे क्या है, दो हाइड्रोजन दो कार्बन जुड़े हैं, एक और दो, तो यहां पर आ गया एक और हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने, ठीक है। ये है जी सर अपना रिंग, यहां पर है लोन पेयर, यहां पर है लोन पेयर। और इसके अलावा आपको कहीं हाइड्रोजन मिलते हैं क्या, अरे बहुत सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां पर। कौन से हैं सर, दिख तो नहीं रहे हैं,
क्यों दिखेंगे, कैसे दिखेंगे जी सर? छुपे हुए हैं, इनको सामने लाना पड़ेगा, इनको अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा जी सर, है ना। छुप के बैठे हैं, है ना। तो देखो ये आ गए अपने और हाइड्रोजन, और खत्म हो गए क्या सर जी? नहीं, अभी बहुत सारे हाइड्रोजन्स और भी छिप के बैठे हैं। कहां पर हैं सर? दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। ये लो जी सर, आ गए अपने हाइड्रोजन्स। 1 2 3 4 5, अरे कितने सारे हाइड्रोजन है, 6 7, ओ भाई साहब 8 हाइड्रोजन छिपे पड़े थे। यस, इतने सारे हाइड्रोजन है। पहले तो लगा कि हाइड्रोजन ही नहीं है, अब देखो कितने सारे हाइड्रोजन दिख रहे हैं। स्ट्रक्चर के अलावा बस हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में है ना। माइक्रो नहीं जी सर, राघवेंद्र सर जी, माइक्रो नहीं कहते इसको। इसको हम कहते हैं क्या? न्यूट्रल। पहली बात तो ये क्या है जी सर? न्यूट्रल है, किसी के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात ये कहलाता है मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड। अब आप सोचेंगे कि ये मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये क्या है? बहुत ही विशाल का है। इट इज अ वेरी बिग रिंग, है ना। जो भी आपकी चिलेटिंग रिंग आपको लगते हैं कि इतने स्टेबल हैं, चिलेशन करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, अरे इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे तगड़ा रिंग कौन सा होता है आपका? मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड होता है, और वो है ये। ठीक है, बहुत तगड़ा, बहुत स्टेबिलिटी प्रदान करता है आपके मेटल कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स को, जो ये बना सकता है। ठीक है, अब यहां पर ये बात उठती है जी सर कि इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं? चलो एक बार फटाफट गिन के बताओ। यस, क्या आपको यहां पर कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? बता दीजिए एक बार। वैसे तो आंसर देखिए पहले ही आ चुके हैं, बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप क्रॉस वेरीफाई करीजिए इसको। राघवेंद्र कह रहे हैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राघवेंद्र। और देखिए बहुत बढ़िया जी राघवेंद्र, मजा आया आपके आंसर को देख के। रिस्क एडिटर, रश्मि जी बहुत बढ़िया। अमन माथुर, स्प्रेड पीस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। कितने हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड्स? यस, देखो यहाँ पर गिनना शुरू करते हैं पाई बॉन्ड्स को, सभी मिलके गिनते हैं। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे 10 ही डबल बॉन्ड है, 11 कहां से है? आपने तो बोल दिया 11, इसमें तो है 10। कहाँ छूट गया जी सर एक? अरे यहां पर छुपा बैठा है, डबल बॉन्ड भी छुप रहे हैं। ये आगे जी सर अपने कितने? 11 पाए बॉन्ड। कितने पाए बॉन्ड है? 11 पाए बॉन्ड है। चलो जी सर, बहुत बढ़िया, 11 पाए बॉन्ड भी मिल गए। और क्या चीजें बता सकते हैं इसके बारे में, आप मुझे बताइए। अरे बहुत बढ़िया। अब मैं ना 11 पाई बॉन्ड जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसके बाद में बाकी सारी बातें करेंगे, बट फिलहाल तो फोकस किस पे? 11 पाई बॉन्ड्स पे रहेगा गाइस। अब आप सभी मुझे बताइए गाइस कि ये 11 पाई बॉन्ड आपको कॉन्जुगेशन में नजर आ रहे हैं या फिर नहीं? ठीक है, वैसे इसका आंसर देने के लिए मैं चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं। यह है आपकी एक प्लेनार रिंग। ठीक है, और इससे ज्यादा तो मैं अगर बताता हूं तो आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, प्लेनार है, मैं इतनी जानकारी दे सकता हूं। अब आप ही मुझे बताइए, क्या यहां पर आपके 11 पाई बॉन्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है या फिर नहीं? चलिए बताइएगा। इस सोचने का समय नहीं है, एक्शंस लेने का समय है जी सर। ये समय कैसा है? एक्शंस लेने का है। ठीक है, तो फटाफट आंसर दीजिए मुझे। इतने धीरे रहोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, और तेजी के साथ आंसर आते रहने चाहिए। यस, बहुत बढ़िया राघवेंद्र। यस सर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, स्प्रेड पीस भी कह रहे हैं कॉन्जुगेटेड है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस,
है ना। तो देखिए यहां पर मेरे पास क्या है, 11 पाई बॉन्ड है इस पोरफायरिन रिंग में, और 11 पाई बॉन्ड क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं जी सर, कि आपके जो 11 पाई बॉन्ड है वो कंप्लीट, ठीक है, आधे अधूरे नहीं है, एकदम पूरे कंप्लीट कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हैं। यस, जैसे हमारा कॉन्जुगेशन रहता है, ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी क्या है, कॉन्जुगेशन है। अब यदि यहां पर कॉन्जुगेशन है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जी सर ये हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। यस, क्या ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं वो सही है या फिर गलत है, आप सभी मुझे बताइए। यस, हक्कल्स रूल को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए जी सर। यस, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं पता है, कि ये सिस्टम एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप समझ गए मेरा कि मैं क्या पूछना चाहता हूं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं गाइस आप सभी से कि ये एंटी बॉन्डिंग, सॉरी एंटी बॉन्डिंग क्यों आ गया यहां पर, एंटी एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है, फटाफट जवाब दीजिए गाइस। यस, बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर आया है रश्मि जी का, फॉलोड बाय एंड नॉट फॉलोड बाय राघवेंद्र, है ना। नंबर में तो राघवेंद्र आ रहे हैं 2 नंबर पे, बट दे डोंट फॉलो कहना है उनका। फ्रेड पीस कह रहे हैं नॉन पेला प्लेनार स्टिल एरोमेटिक, ऐसा कैसा हो सकता है, n = 4। अच्छा, सौरभ कुमार 111 मैथ्स ग्रुप कह रहे हैं एरोमेटिक है, चलिए बहुत बढ़िया सौरभ कुमार। रश्मि जी कह रहे हैं कि ये एरोमेटिक है। चलिए, इस राज से मैं अभी पर्दाफाश नहीं करूंगा, अब इसको मैं राज ही रहने देता हूं जी सर। गाइस, अब यहां पर मैं फोकस करता हूं इसके H1 NMR सिग्नल पर, ठीक है। इसके राज से भी पर्दाफाश होगा, ठीक है, या एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। इसमें मैं इतना बता सकता हूं कि ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं है। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, आपके पास बचे 2 ऑप्शन कि एरोमेटिक रहेगा या फिर एंटी एरोमेटिक रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब मैं बात करता हूं जी सर इसके H1 NMR सिग्नल का। अब आपके सामने मैं ना इसको स्ट्रक्चर को फिर से दोबारा से दिखाने वाला हूं, आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा और इसके द्वारा आप बताइए मुझे कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यस, कितने प्रकार के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये अगर आप बता पाए कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन है तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली H1 NMR सिग्नल कितने आएंगे इसके बारे में बता दिया है। यस, बोलिए फटाफट बताइए कि इसमें कितने प्रकार के, कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलते हैं हाइड्रोजन के। बोलिए जी। स्प्रेड पीस, बहुत बढ़िया, स्प्रेड पीस। सौरभ कह रहे हैं कि 2 प्रकार के रहेंगे सर जी। सौरभ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर से इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से देखिए, जितना आपने पहली बार देखा है उससे और अच्छे से देखिए, फिर आप बताइए क्या आपका आंसर वही रहेगा या फिर चेंज करना है आपको आंसर, ठीक है। अमन माथुर कह रहे हैं कि 3, ओके बढ़िया, बहुत बढ़िया अमन। रश्मि जी कह रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आर प्रेजेंट फॉर अवर हाइड्रोजन्स, एंड साक्षी भी कह रहे हैं कि 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। यस, तो यहां पर कितने H1 NMR मिल रहे हैं आपको, देखिए 3 एनवायरनमेंट है। कितने एनवायरनमेंट है आपके हाइड्रोजन्स के, 3। तो इसका मतलब H1 NMR में आपको कितने सिग्नल मिलते हैं, आपको मिलते हैं टोटल कुल मिलाकर 3 सिग्नल, ठीक है, 3 सिग्नल मिलते हैं। जिन जिन लोगों ने 3 बताया है उनका आंसर सही है, उनका आंसर बहुत ज्यादा सही है। ओके, तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं स्ट्रक्चर, जो मेरे ये आपके हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, देखिए। यस, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाइड्रोजन CH से जुड़े हुए, इसको मैं कहता हूं बीटा हाइड्रोजन। दीज आर कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन कितने हैं सर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बीटा हाइड्रोजन है मेरे पास। यस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है गाइस,
ओके, इसके अलावा देखिए मेरे पास ये जो रेड कलर से हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये कौन से हैं, ये हैं आपके मीसो हाइड्रोजन। दीज आर कॉल्ड एज मीसो हाइड्रोजन। ठीक है, तो मीसो हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, कुल मिलाकर 4 मीसो हाइड्रोजन है। ठीक है, मीसो हाइड्रोजन कितने मिले, 4। और तीसरे प्रकार की जो सिग्नल मिलते हैं वो किस वजह से मिलती है, NH हाइड्रोजन की वजह से। तो आपको NH में कितने हाइड्रोजन मिलते हैं, ऐसे 2 ग्रुप्स हैं, तो आपको कुल मिलाकर 2 NH हाइड्रोजन्स देखने को मिलते हैं यहां पर। तो इससे आपको मिले कितने सिग्नल, यहां पर आपको मिले कुल मिलाकर जी सर 3 सिग्नल। यस, 3 सिग्नल मिले। मिथिलीन ब्रिज का एक हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया, और पायरल रिंग का हाइड्रोजन, अरे बहुत बढ़िया स्प्रेड पीस, बहुत बढ़िया। यस राघवेंद्र, बीटा हाइड्रोजन है 8, बहुत बढ़िया। राघवेंद्र कह रहे हैं फिर से कि 4 मीसो प्रोटॉन्स पोजीशन 5, 10, 15, 20, अरे बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, ये परफेक्शन आनी है। यस, देखिए आपने पोजीशन के साथ आंसर बता दिया, जो कि बहुत ही खूब बात है, क्या खूब बात कही है, बहुत बढ़िया गाइस। ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब इन सिग्नल को थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, स्प्लिट करके देखता हूं, है ना। मैंने एक NMR मशीन ली। अब NMR मशीन की उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं थी, तो ऐसा हुआ कि वो सिग्नल मर्ज होकर ओवरलैप करके आ रहे थे मेरे सामने। मैंने कहा कि ऐसा चला तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। ठीक है, ऐसा हुआ तो कुछ सामने नहीं आएगा जी सर, कुछ क्लियर नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए अगर आपको सिग्नल ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है जी सर, यस, ऐसा एक ब्रॉड सिग्नल मिलता है, इसको कुछ मतलब बनता है, आपको तो लगेगा कि ये क्या है, एक सिग्नल है। बट जब आप एक बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी के NMR मशीन लेते हो जिसमें जो हर्ट्ज हैं वो नंबर ऑफ हर्ट्ज इंक्रीज कर देते हैं, तो इससे क्या होती है, स्प्लिटिंग इंक्रीज होती है। तो धीरे धीरे आपका जो सिग्नल है वो स्प्लिट होना शुरू करता है। देखिए पहले आपको कितने दिख रहे थे, 1, अब ये ही आपको क्या दिख रहा है, 3 अलग अलग सिग्नल में स्प्लिट करता हुआ नजर आ रहा है। और यदि मैं और भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ऐसी जो सेटिंग्स है वो चेंज कर देता हूं मेरे सिस्टम के अनुसार, तो आपको क्या मिलेंगे, यहां पर 1, 2 और 3 सिग्नल मिलते हैं इस प्रकार से। और देखिए जो सबसे लीस्ट वाला सिग्नल है जी सर, -2 to -3 ppm का सिग्नल किसके लिए रहेगा, वो रहेगा NH हाइड्रोजन के लिए। और कितने हैं ऐसे NH हाइड्रोजन, 2 है सर जी। ठीक है, और यहां पर देखिए मेरे पास एक सिग्नल मिल रहा है, वो लगभग कहां पर आता है, 4.1, 4.2 या फिर 4 ppm भी कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 ppm पे मिलता है एक सिग्नल। अब ये किसके लिए मिल रहा है, यस, किन हाइड्रोजन्स के लिए मिलता है, तो ये मिलता है मेरे मीसो हाइड्रोजन्स के लिए। 4 सिग्नल किसके लिए मिलेगी, मीसो हाइड्रोजन के लिए। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बाद में जो सर एक बहुत ही बड़ा सिग्नल दिख रहा है, वो 8 ppm के लगभग वैल्यू पे दिखा रहा है डेल्टा के। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये अब बची कौन सा गया है, ये आ गए अपने 8 बीटा हाइड्रोजन के लिए सिग्नल। दिस इज फॉर 8 बीटा हाइड्रोजन। यस, शील्डिंग डी शील्डिंग का कॉन्सेप्ट भी आप यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन देखिए बनाना है, फ्रेम करना है, तो कैसे चाहिए आप उस तरीके से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं देखिए एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, यस, 2 NH सिग्नल मिलते हैं आपको और जिसकी वैल्यू कितनी है, लगभग -2 to -3 ppm है। अब आपको ये सारी जानकारी देके मैं पूछ सकता हूं ऑप्शन ए कि ये डी शील्डिंग की तरफ है, या फिर ये जी सर शील्डिंग की तरफ है। ठीक है, या फिर ये शील्डिंग की तरफ है, चलिए बताइए। ठीक है, सामान्य तौर पे आपको 2 नहीं 4 ऑप्शन मिलते हैं, बट आज आपको मिलते हैं कितने, 2 ही ऑप्शन। ठीक है, सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 2 NH हाइड्रोजन। और चलिए अगर इसको देखिए, मुझे अगर और डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी है तो मैं इस ppm वैल्यूज को भी हटा देता हूं, है ना। तो फिर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मेमोरी पे भरोसा करना पड़ेगा, है ना। और बताइए क्या रहेगा यहां पर सही आंसर।
बहुत बढ़िया गाइस। देखिए आंसर आ रहे हैं, आ रहे हैं, है ना। रश्मि जी कह रहे हैं शील्डिंग, राघवेंद्र कह रहे हैं शील्डिंग, अमन कह रहे हैं ऑप्शन 2, सौरभ कह रहे हैं ऑप्शन 2 यानी शील्डिंग। बहुत बढ़िया गाइस, तो ये रहेगा शील्डिंग की तरफ। यस, क्या ये बात क्लियर है यहां तक की सारी बातें? यस बताइए जी सर, क्या ये बात सारी चीजें यहां तक की क्लियर हो चुकी हैं? चलिए बहुत बढ़िया गाइस। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं इसके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यस, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, आई विल टॉक रिगार्डिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपकी फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से रहेंगे? NH। इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलती है आपको, और ये लगभग कितनी आती है? 3300 पर सेंटीमीटर आती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या निकला गाइस? इससे हमें ये बात पता चली कि यहां पर जब भी मैं आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देख रहा हूं तो वहां पर उस 3300 वाले रेंज में यदि आपको एक सिग्नल मिलता है या फिर एक बैंड मिलता है तो उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि वहां पर NH बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट मीन्स व्हाट? NH बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, तो ये सारी जानकारी मिलती है आईआर से। दूसरी बात जी सर, यदि मैं बात करता हूं यूवी की, यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अब इसमें क्या देखने को मिलता है? यस, एक साइड रहेगा आपका एब्जॉर्प्शन, ऑन वन साइड देयर इज एब्जॉर्प्शन एंड ऑन सेकेंड साइड यू विल गेट लैम्डा मैक्स वैल्यू। अब यहां पर देखिए एक एब्जॉर्प्शन बैंड बहुत ही तगड़ा मिलता है इस प्रकार से। तो जो आपको स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है जी सर, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बैंड, इसको कहते हैं टॉरेट बैंड। इसको हम क्या कहते हैं? टॉरेट बैंड कहते हैं। और दूसरी बात, यहां पर आपको कुछ छोटे छोटे बैंड्स में मिलते हैं विच आर वेरी वीक इन नेचर, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्यू बैंड, वीक बैंड। ठीक है, वीक बैंड्स आर कॉल्ड एज क्यू बैंड, क्यू बैंड। ऐसे होता है जी सर आपका पॉरफरिन, दिस इज योर पॉरफरिन। ओके, यस। तो देखिए यहां तक हमने क्या किया है? सारी कैरेक्टराइजेशन कर ली है आपके पॉरफरिन की। अब बस एक ही कार्य बचता है जी सर कि पॉरफरिन को हम खुद से ही बना लें, क्योंकि देखिए जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो पॉरफरिन आपके लाइव एनिमल से कह लीजिए, प्रोसेस से कह लीजिए, वहां से आपको एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मिलता है दैट इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, इसके साइड में अटैच रहते हैं। उससे हम ठीक से स्टडी नहीं कर पाते हैं उन पॉरफराइंस को। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं यहां पर, इसी वजह से हम एक, मैं कह सकता हूं एक सिंथेटिक पॉरफराइन रिंग भी मैं बना सकता हूं। कैसे बनाना है जी सर? फॉर्मेशन की बात करता हूं आपके साथ, फॉर्मेशन ऑफ पॉरफराइन रिंग। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉरफराइन रिंग कैसे बनती है जी सर ये रिंग? देखिए सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, NH। इसके ले लिए मैंने 4 मॉलिक्यूल, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल इसके ले लिए। अब इनको जोड़ने के लिए मुझे एक एडिसिव चाहिए। ओके, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो देखिए अब इसको जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एडिसिव लेना पड़ेगा। एडिसिव इन द सेंस व्हाट? मैं लेता हूं जी सर यहां पर अपना फॉर्मल्डिहाइड।
ठीक है, इसके ले लिए मैंने 4 स्पीशीज, 4 मोल्स ले लिए ऐसे। अब इनकी रिएक्शन मैंने कर दी किसके प्रेजेंस में, DDQ और DCM की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बन जाएगा आपका पोरफायरिन रिंग। बट ये पोरफायरिन रिंग किसी भी काम का नहीं है दोस्तों। दिस पोरफायरिन रिंग इज इनएक्टिव, तो इसको एक्टिव करना है तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन करनी पड़ती है फर्दर। अब मैं इसकी रिएक्शन कैसे करवा सकता हूं जी सर, एक है एसिडिक मीडियम में यानी H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन, और दूसरा है जी सर बेसिक मीडियम में यानी प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन की रिएक्शन। तो यहां पर बनता है डाइकैटायन। ठीक है, यहां पर क्या हो गई, यहां पर प्रोटोनेशन हो गई, और यहां पर क्या होगा जी सर, डायएनायन बनता है गाइस, डायएनायन। और इसके साथ मेटल को मैं कंबाइन कर सकता हूं और इससे आपको मिलता है क्या, मेटलोपोरफायरिन रिंग मिलता है। ठीक है, मेटलोपोरफायरिन रिंग मिलता है। बट यदि मैं इस डाइकैटायन के साथ मेटल की कोऑर्डिनेशन करूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दिट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि यहां पर आपके जो N के ऊपर हाइड्रोजन है, दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द कैविटी दैट इज बीइंग फॉर्म्ड फॉर द मेटल। तो ये है जी सर आपके पोरफायरिन रिंग को बनाने का तरीका। ठीक है, यस, समझ में आया जी सर। यहां पर कोई भी दिक्कत, डाउट, समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के द्वारा। ठीक है, और यहां से आगे अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इसको मेटल के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, और मेटल के साथ कंबाइन करने के बाद आपको कौन सी कैरेक्टराइजेशन देखने को मिलती है स्पेक्ट्रा में। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम अगले क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, सेम टाइम सेम प्लेस, और हम डिस्कस करेंगे कोई एक अलग आगे आने वाला टॉपिक। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अब जैसे कि आपको पता है, इस दिवाली के अवसर पर आईएफएस एक बहुत बड़ी ऑफर लेकर आया है। उसी ऑफर को मैं आपको एक बार वापस से बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये जैसे कि दिवाली का त्योहार है तो ऑब्वियसली आईएफएस आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा लेकर आता है, और इस बार भी एक बड़ी ऑफर आपको लेकर आया है, पीएचडी एंट्रेंस के ऊपर भी और आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर भी। तो एक बार मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज के ऊपर आईएफएस आपको फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है। इसके पहले आईएफएस ने ऐसा कभी नहीं दिया था। ठीक है, तो फ्लैट 50% ऑफ आपको मिलने वाला है, और जो कूपन कोड आपको यूज करना है यहाँ पर वो है IFS 50। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, IFS 50 ये आपका कूपन कोड होने वाला है, और ये आपके सारे एग्जाम्स के ऊपर है, ऑन ऑल एमएससी एंट्रेंस एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, दोनों एग्जाम्स के ऊपर आपके ये कूपन कोड लगने वाले हैं। यानी कि आप देख सकते हो CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, IIT जैम, CET PG, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इवन सेट, सबके ऊपर आपको। तो उसकी एक शिखर बैच हमने स्टार्ट की है, वो भी जो है 28 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है। और CET PG के बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी बैच जो है सेम डे यानी कि 28 अक्टूबर को यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि मंडे को। तो जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है कोर्स में, रिकॉर्डेड या लाइव हो, जो भी आप लेना चाहते हो, और अभी भी वक्त है आपके पास कि आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, आज तो ट्यूसडे ही है, ट्यूसडे वेडनेसडे है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ज्यादा वक्त तो बर्बाद हुआ नहीं है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जो भी चीजें थोड़ी बहुत आपकी मिस होंगी उसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली हम फैकल्टीज है जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व करने के लिए। और एट द एंड रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज के ऊपर भी ऑब्वियसली आपको फ्लैट 50% ऑफ यहाँ पर मिलने वाला है। अब ऑब्वियसली जो दिसंबर में एग्जाम होगा, या सेट का भी एग्जाम है, उसके बाद आपके जैम की भी एग्जाम है, CSIR नेट का भी एग्जाम आ जाएगा दिसंबर जैन में, तो टेस्ट सीरीज की आपको नीड लगेगी, तो उसके ऊपर भी IFS जो है आपको फ्लैट 50% ऑफ यहाँ पर दे रहा है। जो कूपन कोड को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, यहाँ पर IFS 50 ये आपका कूपन कोड
होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा ऐप है, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप पहले डाउनलोड कीजिए इस IFS ऐप को, और वहां पर बहुत सारी चीजें जो है आपको एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइए आप, IFS जब आप डालोगे वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट, पहले खुद को रजिस्टर करो, और उसके बाद काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। देखिए, सबसे पहले पॉरफाइन रिंग के बारे में हमने क्या क्या डिस्कशन किया, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पॉरफाइन रिंग, क्या क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको पॉरफाइन रिंग के बारे में? ओके, यस, कनेक्ट कीजिए गाइस, कनेक्ट कीजिए। ओके, और जैसे ही फटाफट कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए। ओके, सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को ना अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, ये उनके लिए भी एक फायदेमंद सेशन साबित होने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए जी, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या बात की है गाइस? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले पॉरफाइन रिंग को डिस्कस किया था आपके साथ। क्या कहा मैंने? ये रिंग होती है एरोमेटिक, इसके बारे में मैंने बात की थी आपके साथ। और इसके साथ ही साथ मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है, 11 पाई बॉन्ड्स की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, या फिर 11 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। ओके, 11 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और क्या कह सकता हूं जी सर मैं? यस, और मैं कह सकता हूं इसके साथ ही साथ कि यहां पर क्या रहते हैं, NH बॉन्ड्स रहते हैं जी सर, बीटा कार्बन मिलते हैं, बीटा हाइड्रोजन मिलते हैं, और साथ ही साथ मीसो हाइड्रोजन भी मिलते हैं। इनकी मिलती है जी सर आपको 3 NMR स्पेक्ट्रम में H1 NMR सिग्नल। H1 NMR सिग्नल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये सारी बातें कर रखी हैं, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे आपके पॉरफाइन रिंग को मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, सिंथेसाइज कर सकता हूं। एक सिंपल सी रिएक्शन थी। यस, क्या थी जी सर रिएक्शन? मैंने ले लिए थे आपके 5 मेंबर्ड रिंग, जो दिखते थे कुछ ऐसे, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग लिए, और इसकी रिएक्शन किससे कर दी? ये थे जी सर मेरे 4 ग्रुप, और 4 मॉलिक्यूल मैंने ले लिए आपके फॉर्मल्डिहाइड के, HCHO। ठीक है, DDQ एज वेल एज डाइक्लोरोमीथेन, इसकी प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करवा दी, और आपको यहां पर क्या मिला? पॉरफाइन रिंग मिला, है ना? याद है आपको ये सारी चीजें? पॉरफाइन रिंग। अब मैंने कहा कि ये पॉरफाइन रिंग किसी काम का नहीं है, इट इज नॉट यूजेबल। क्यों जी सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपने नाइट्रोजन लिए हैं रिंग में, उसके ऊपर क्या है? हाइड्रोजन है ना? हाइड्रोजन रहने के कारण मेटल यहां पर इस पॉरफाइन रिंग के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इसके 2 रिएक्शन करवा दिए। कौन से 2 रिएक्शन? एक था जी सर एसिड के साथ। तो जब भी मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो यहां पर बनता है एक डाई कैटायन। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? डाई कैटायन, विच इज ऑल्सो नॉट यूजेबल। अब इसमें मैं क्या करूं सर, जैसे कि ये क्या बन जाए? यूजेबल बन जाए। यस, तो इसके लिए मैंने किया यहां पर बेस के साथ इसकी रिएक्शन। जैसे ही मैंने बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां पर इसका बनता है डाई एनायन। ठीक है, आपको मिलता है यहां पर डाई एनायन। तो इस डाई एनायन को मैं क्या कर सकता हूं? मेटल के साथ कंबाइन कर सकता हूं, और ये मुझे देता है मेटलोपॉरफाइन रिंग। ठीक है, मेटलोपॉरफाइन। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर रखी है। ओके, यस, ओके, जान पहचान बढ़ रही है, चलिए अच्छी बात है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, जो जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान दे दीजिएगा, है ना? क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और आप बातों में ही रह जाए।
ठीक है, ओके। चलिए देखिए, अब मैं बात करता हूँ इस मेटलोपॉर्फराइन रिंग के बारे में कि कैसे इसकी शेप होती है, साइज कैसे होता है, कॉन्जुगेशन कैसे होती है, 5 मेंबर रिंग कितने होते हैं, 6 मेंबर रिंग कितने होती है। ये छोटी छोटी जानकारी है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई लेट्स फोकस ऑन मेटलोपॉर्फराइन रिंग। मेटलोपॉर्फराइन रिंग, ओके। बताइए मेटलोपॉर्फराइन रिंग में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा सूटेबल है? ओके, यस बताइए जी सर, बताइए, कम ऑन गाइस, कौन सा मेटल लग सकता है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको मेटलोपॉर्फराइन रिंग दिखा देता हूँ, तब आपको आइडिया आने लगेगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ, किसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ। मेटलोपॉर्फराइन रिंग, मेटलोपॉर्फराइन रिंग कैसे दिखता है जी सर ये मेटलोपॉर्फराइन रिंग? देखिए, मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक 5 मेंबर रिंग ऐसे, ये आ गया जी सर दूसरा 5 मेंबर रिंग, ये आ गया मेरा तीसरा 5 मेंबर रिंग, एंड दिस इज माय फोर्थ 5 मेंबर रिंग लाइक दिस। अब ये क्या करते हैं, दो रिंग्स ऐसे जुड़ते हैं एक CH2 के माध्यम से, दो रिंग्स जुड़ गए ऐसे CH2 के माध्यम से, है ना। यहां पर मैंने बताया था आपको कि कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट होती है ना। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। और यहां पर देखिए, मैंने यहां पर जब रिंग बनाई है तो इस पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पहले इसके ऊपर क्या थे जी सर, पहले इसके ऊपर थे हाइड्रोजन्स। पहले इसके ऊपर क्या थे, पहले इसके ऊपर थे हाइड्रोजन्स ऐसे जी सर। बट मैंने कहा ये किसी काम का नहीं है, मैंने कहा इसको बदलते हैं। क्या किया मैंने जी सर दिमाग चलाया, मैंने दिमाग चलाया और देखा कि इन हाइड्रोजन्स को निकाल दूं तो एक बढ़िया सी कैविटी बन रही है। यस, बन रही है, नहीं बन रही है गाइस? बिल्कुल बनती है। अब इस कैविटी में मैं क्या करता हूं, अपना प्यारा प्यारा मेटल ले आता हूं और रख देता हूं यहां पर ऐसे जी सर, है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कैविटी में कितनी बढ़िया तरीके से फिट होता है आपका मेटल, है ना। तो लो जी सर, बन गई बात। और ये मिलता है आपको क्या, ये मिलता है आपको मेटलोपॉर्फराइन रिंग, है ना। अब इस मेटलोपॉर्फराइन रिंग में यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना। आप क्या मुझे बता सकते हो कि 5 मेंबर रिंग कितने हैं और 6 मेंबर रिंग कितने हैं? यस, चलिए 6 मेंबर रिंग कितने हैं ये बात बता दीजिए आप, तो मुझे समझ में आ जाए क्या कि आपको अंदाजा लग गया है मैं क्या बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ आप मुझे बताइए जी सर कि 5 मेंबर रिंग भी कितने हैं, क्योंकि ये भी जाना बहुत जरूरी है गाइस। यस, 6 मेंबर रिंग कितनी है और 5 मेंबर रिंग कितनी है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और मैंने आपके रेफरेंस के लिए बस स्ट्रक्चर को रख दिया यहां पर, ठीक है। बताइए जी सर, चलो मैं डबल बॉन्ड भी लगा लेता हूं, हालांकि उससे कुछ वास्तविक संबंध तो नहीं है इसका, और आपके 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट चलिए जी सर, लगे हाथों कर देते हैं इसको भी, ठीक है। ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे ऐसे, और क्या आ जाएगा जी सर, यस ऐसे आ जाएगा। और ये आ गए अपने डबल बॉन्ड ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो बहुत बढ़िया। चलिए 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 बताइए 5 मेंबर रिंग कितने हैं और 6 मेंबर रिंग कितने हैं, फटाफट बताइए गाइस। यस, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्या पूछ सकता है पता है, आपको पूछ सकता है कि जब भी मैं यहाँ पर मेटलोपॉर्फराइन रिंग लेता हूं, उसमें रखता हूं अपना मेटल, और बोलेगा कि इसमें कितने 5 मेंबर रिंग है और कितने 6 मेंबर रिंग है, बताइए। चलिए पहला आंसर आ गया है सौरभ कुमार 111 मैथ्स ग्रुप से। चलिए बहुत अच्छी बात है सौरभ। 4 एंड 4, साक्षी जी भी कह रहे हैं कि 4 एंड 4 ही रहेगा सर, सही आंसर।
बहुत बढ़िया गाइस। और किस किस का आंसर आ रहा है बताइए। देखें, चलो 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 कोई नहीं, कंफर्म कर लेते हैं। आइए, ठीक है, जिन जिन का आंसर आया है चलो एक बार यहां पर ध्यान दीजिए सभी, और हम कंफर्म करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहां पर मेरे पास क्या है, मेटल है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, ये है अपना 1, ठीक है 1, और ये आ गया 2, ये आ गया 3, 4, 5 और 6, ये बन गया मेरा 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, मेटल को जब पकड़ता हूं, कंसीडर करता हूं, और इसको कंसीडर करके जो रिंग बन रही है वो कितने मेंबर्ड की है, 6 मेंबर्ड की। तो यहां पर क्या बना जी सर, ये एक रिंग बनी, और सिमिलरली यहां पर भी ये जो है ये एक रिंग बनती है 6 मेंबर्ड की, और ये आ गया तीसरा 6 मेंबर्ड रिंग, और ये आ गया आपका चौथा 6 मेंबर्ड रिंग। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको मिलते हैं 4 6 मेंबर्ड रिंग्स। कितने रिंग्स मिलते हैं, 4 मिलते हैं। कितने मेंबर्ड रिंग जी सर, 6 मेंबर्ड रिंग। याद रखना है ये इसको, ठीक है। चलिए 5 मेंबर्ड रिंग भी सुलझा लेते हैं जी सर। चलो यहां पे ले लेता हूं 1 2 3 4 5, यस 5 मेंबर्ड रिंग आ गई ऐसे। कितने 5 मेंबर्ड रिंग है गाइस, 1 2 3 और 4 5 मेंबर्ड रिंग है यहां पर। तो कुल मिलाकर 6 मेंबर्ड रिंग कितने हैं, 4, और 5 मेंबर्ड रिंग भी कितने हैं, 4 हैं जी सर। ऐसे बनता है मेटलोपोरफाइन रिंग। अब यदि मैं यहां पर इस मेटल को स्पेसिफाई कर दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट मोड आने वाला है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी में, है ना। यहां से शुरू होगी जी सर आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम की कहानी, है ना। एक ट्विस्ट आने वाला है, इसीलिए बहुत ही केयरफुल सुनिएगा गाइस। अब देखिए यहां पर इस पोरफाइन रिंग में यदि जो मैंने M नामक मेटल लिखा है उसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, कौन सा जी सर, यदि मेरा मेटल है कौन सा, इफ M इज इक्वल टू आयरन, यस लोहा जी सर, लोहा ले लिया मैंने, है ना। कहते हैं कि लोहा ले लिया इसने तो बहुत खतरनाक है ना। मैंने भी ले लिया जी सर लोहा, है ना, मैं भी बन गया खतरनाक। तो देखिए मैंने ले लिया यहां पर आयरन। अब जब भी यहां पर मेटलोपोरफाइन रिंग में मैं आयरन को रखता हूं, इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये बन गया हीम यूनिट। दिस इज हीम यूनिट, इसको हम कहते हैं हीम यूनिट। ओके, ऐसे बनता है आपका हीम यूनिट। जब भी मैं यहां पर आयरन को रख देता हूं तो देन दिस इज कॉल्ड एज हीम यूनिट। अब चलिए इस हीम यूनिट को बनाने में या फिर मेटलोपोरफाइन रिंग इन जनरल क्या क्या चेंजेस होते हैं जी सर, इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। अब मैंने पोरफाइन रिंग के बारे में आपसे बात की थी। मैंने कहा कि पोरफाइन रिंग में क्या होता है, आपको 3 H1NMR सिग्नल मिलते हैं, और उसमें स्पेशली कौन सा रहता है, स्पेशली आपको मिलता है जी सर NH हाइड्रोजन का H1NMR। बट जब जब आपके मेटलोपोरफाइन रिंग बनते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये गायब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया था, इसकी रिएक्शन बेस से भी करवाई थी। बेस से क्या किया, बेस से रिएक्शन करवाने पे ये बनता है डाई एनायन, यानी प्रोटॉन की अब्स्ट्रैक्शन होती है जी सर इन NH नामक प्रोटॉन्स की। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जी सर, यहां पर IR स्पेक्ट्रा यदि मैं देखता हूं, यस IR स्पेक्ट्रा देखता हूं, तो IR स्पेक्ट्रा में जो NH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी लगभग 3300 पर सेंटीमीटर के आसपास, वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी अब आपके इस स्पेक्ट्रा से हट जाती है। नो NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात जी सर, तीसरी बात तो और भी इंपॉर्टेंट है गाइस, दैट इज रिगार्डिंग यूवी स्पेक्ट्रा। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रा को लेकर इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रा में जो आपका सोरेट बैंड था वो क्या होता है और भी ब्रॉड होता है। ठीक है, आपको कैसे मिल रहा था जी सर, आपका यूवी स्पेक्ट्रा ऐसे 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 मिल रहा था। अब ये जो आपका सोरेट बैंड है इसको मैं कहता हूं सोरेट बैंड। ये क्या था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड था। अब ये क्या होता है, ब्रॉड हो चुका है ऐसे। और जो आपके क्यू बैंड थे इसको मैं कहता हूं क्यू बैंड, है ना। क्यों आया,
ये क्यू बैंड क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं गाइस। ये क्यू बैंड क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इससे मुझे कंफर्मेशन मिल रही है। यस, इससे मुझे क्या कंफर्मेशन मिलती है, इससे मुझे कंफर्मेशन मिलती है कि मेरी जो रिएक्शन मैंने की थी वो सफल हुई, और इस सफल रिएक्शन के माध्यम से मैंने हीम यूनिट को बना दिया। ओके, ये है मेरा हीम यूनिट, है ना। यस, क्लियर है यहां तक की बात। चलिए एक बार सभी कंफर्म कीजिए, बताइए क्लियर है यहां तक की बात। और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछिएगा, क्योंकि डाउट क्लियर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चीजों को समझना है। ठीक है, चीजों को समझ लिया, इसका अगला स्टेप होता है डाउट को क्लियर करना, है ना। और डाउट को क्लियर करना बेसिकली यही मतलब है कि आप चीजों को और समझना चाहते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। ओके, यस, बताइए क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं गाइस। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की तो हम हीम यूनिट की ही बात कर रहे हैं गाइस, है ना। हीम यूनिट की बात कर रहे हैं। अब देखिए मेरे पास ना दो प्रकार के हीम यूनिट होते हैं। मेरे पास कितने प्रकार के हीम यूनिट हैं, दो प्रकार। कौन से हैं जी सर ये हीम यूनिट्स। देखिए मेरे पास है सबसे पहले हीमोग्लोबिन। यस, नाम तो सुन रखा होगा आपने, है ना, हीमोग्लोबिन। और ऐसा ही लगभग कलर रहता है जिस कलर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसी कलर का रहता है आपका हीमोग्लोबिन। लगभग इससे भी थोड़ा सा डार्क ही आएगा, और इसका कारण भी जानेंगे क्यों ये रेड कलर देखने को मिलता है आपका, ब्लड डार्क रेड कह सकता हूं, है ना। दूसरी बात है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, इन दोनों हीम यूनिट्स की हम बात करेंगे, इन दोनों हीम यूनिट्स की हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या अलग अलग है जी सर, क्या इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। बिल्कुल, यस, इनके फंक्शंस अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग है। यस, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू अनदर एस्पेक्ट। हीमोग्लोबिन में सारी चीजें अलग रहेंगी, और मायोग्लोबिन में लगभग लगभग सारी चीजें अलग रहती हैं। इनके एस्पेक्ट, इनके फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं। कैसे जी सर, क्या फंक्शन है इन दोनों का। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं हीमोग्लोबिन की ना, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम। ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम। दूसरी बात जी सर, मायोग्लोबिन क्या होता है जी सर, इसका काम क्या होता है मायोग्लोबिन का, इसका काम है ऑक्सीजन स्टोरेज। या दो चीजें हैं आपकी जरूरत वाली, और वो है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ऑक्सीजन स्टोरेज का काम किसका है, मायोग्लोबिन का। और आपके ऑक्सीजन का ट्रांसफर जो करता है वो है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है पूरे बॉडी में। यस, इसको भी जानेंगे कि कैसे ट्रांसफर करता है ना। और इसका कार्बोनिक अनहाइड्रेस कार्बोक्सी पेप्टिडेस, इससे क्या लेना देना है, इन सारी चीजों को भी जानेंगे। ओके, बट सबसे पहले बात जी सर, सबसे बेसिक थिंग की बात करेंगे, दैट इज मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन कैसे दिखता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते जाएंगे। ओके, यस, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं मायोग्लोबिन की। ठीक है, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, यस, मायोग्लोबिन जी सर। मायोग्लोबिन की यदि मैं बात करूं, ये कहां पर पाया जाता है, सबसे पहली बात जी सर, ये पाया जाता है आपके टिश्यूज में। यस, टिश्यूज में ही क्यों पाया जाता है मायोग्लोबिन। यस, क्या कारण हो सकता है कि आपका मायोग्लोबिन आपको मिलता है टिश्यूज में, कुछ तो रीजन होगा, है ना। ऊपर वाले ने दिया है मायोग्लोबिन, और स्पेशली टिश्यूज में उसकी सिचुएशन, या फिर मैं कह सकता हूं उसकी पोजीशन देखने को मिलती है, ऐसा क्यों। यस,
ऐसा क्यों जी सर? कोई गेस कर सकता है? यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यस, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया हीमोग्लोबिन कहां पर मिलता है? दिस इज प्रेजेंट इन टिश्यूज। प्रेजेंट इन टिश्यूज। बढ़िया तरीके से इन सारे नोट्स को बना लीजिए, पॉइंट्स को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि ये आगे चलकर एग्जाम के वक्त आपके काम आ सके। ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है जी सर टिश्यूज में, और ये क्या करता है वहां पर? स्टोरेज एंड स्टोर्स डाई ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या करता है? ये टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है और ये स्टोर करता है जी सर डाई ऑक्सीजन को। कैसे जी सर? क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? देखो, सबसे पहली बात, अब टिश्यूज में रहने की वजह क्या है? आपके मायोग्लोबिन यदि टिश्यू में है तो इसका मतलब वो डाई ऑक्सीजन स्टोर करके रखते हैं आपकी टिश्यूज में। तो जब भी आप कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, है ना, फिजिकल वर्क कर रहे हो, है ना, दौड़ रहे हो, कुछ भारी भरकम उठा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ले लीजिए। अब इस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके जी सर, बाय बर्निंग ग्लूकोज, है ना। तो उस ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, अब आपको पता ही होगा, कोई भी चीज को अगर आपको बर्न करना है ना, जलाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, है ना। विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जल सकता, है ना। तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? मान लीजिए आप एक ऐसा स्पेस बना लीजिए, एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए जिसमें कोई भी ऑक्सीजन ना हो, या फिर आप सिंपल एक कैंडल लगा दीजिए और उसको ढक दीजिए, है ना, ढक दीजिए ताकि वहां पर अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे वो जो कैंडल है पहले जल रही है, बट धीरे धीरे करके उसकी जो लो है वो धीरे धीरे छोटी होती है, फिर कैंडल बुझ जाती है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यस, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जरूरी है ताकि कैंडल बर्न होती रहे, कैंडल जलती रहे। इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, बट यदि ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर क्या होगा? वो कैंडल बुझ जाती है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जी सर, अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको ग्लूकोज बर्न करना पड़ता है। अब ये बर्निंग कैसे पॉसिबल है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए आपके बॉडी की मैकेनिज्म देखिए सर, ये ऐसे ही नहीं बनी है। ओवर द ईयर्स, पता नहीं कितने हजारों सालों से आपकी बॉडी क्या कर रही है? इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम करते आ रही है ना, खुद को इवॉल्व करते आ रही है, जिससे कि अब यहाँ पर क्या पॉसिबल है? अब यहाँ अभी के प्रेजेंस में देखिए, और पहले के जमाने में अगर आप देखोगे, पहले के जमाने में इन द सेंस पहले जब हमने डेवलप होना बस शुरू ही किया था गाइस, उस टाइम पे यदि आप देखेंगे ना, तो जो आपका आयरन अब जो एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट बन गया, वो उस टाइम पे हमारे लिए मैं कह सकता हूँ लीथल था, है ना? उसका थोड़ा सा भी अगर प्रेजेंस मिलता बॉडी में तो हमारी जान भी जाती है ना, इतना लीथल था। बट कंटिन्यूअस एक्सपोजर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, धीरे धीरे हमारी बॉडी उस पर एक्सपोज होती गई, है ना। तो फिर वो लीथल था पहले, बट बाद में जी सर वो क्या हो गया? टॉक्सिक। यानी यदि बॉडी में थोड़ी सी प्रमाण उसकी ज्यादा होती है तब वो क्या करता है? लीथल बनता है। अदरवाइज वो क्या करता है? थोड़े बहुत साइड इफेक्ट दिखाकर बाजू हट जाता है, ठीक है। बट धीरे धीरे जी सर ऐसे ही एक्सपोजर देखते को मिला हमें आयरन का हमारी बॉडी पर। तो इतना एक्सपोजर के कारण अब वो क्या बन गया? हमारा एक एसेंशियल हिस्सा बन गया है। वो हीमोग्लोबिन में जो मेटल प्रेजेंट है वो मेटल कहलाता है आयरन, है ना, वहां तक पहुंच गया आपका ये मेटल। तो ऐसे डेवलप होते हैं, ऐसे इवॉल्व होते हैं आपके ह्यूमन बीइंग्स, ऑर्गेनिजम्स, कोई भी कह लीजिए उनको, है ना। स्टार्टिंग में तो कहते हैं हम क्या थे? पानी में थे, फिर धीरे धीरे हम एम्फीबोल्स बने, फिर उसके बाद में हम जमीन पे आ गए। तो ऐसे ही देखिए एक सिंगल पॉइंट होता है, यस,
एक सिंगल पॉइंट है ना। इसी से क्या होता है जी सर, बहुत सारी बाइफर्केशन होती है, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, बनने लगती हैं, है ना, एक पॉइंट पे। तो ये पॉइंट आपके लाइफ में भी आता है, ठीक है, ये पॉइंट आपके लाइफ में भी आता है। ऐसा नहीं कि जी सर ये बस एवोल्यूशन के लिए ही है ना। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, वो अगर एक डिसीजन लेता है तो वो अलग प्रकार का मैकेनिज्म दिखाता है और अलग जीव बन जाता है, ये कह लेते हैं। यदि यही आपका ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक अलग डिसीजन लेता है, तो वो बी में बनता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये टाइम स्पैन क्या रहेगा, छोटा नहीं रहेगा जी सर, बहुत बड़ा टाइम स्पैन है, ठीक है, लॉन्ग टाइम स्पैन, लॉन्ग टाइम स्पैन, ओके। अब यदि वो एक और अलग प्रकार का डिसीजन लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सी में, डी में, ई में और एफ में। ऐसे बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में उसको भी नहीं पता है, बट वो क्या करता है, डिसीजंस लेते जाता है, डिसीजंस लेते जाता है। तो इस तरीके से इसका बाइफर्केशन होता है। और आपके पास भी क्या है जी सर, आपके पास भी यही एक अपॉर्चुनिटी है, ये सिंगल पॉइंट है ना, जिसमें आप प्रेजेंट हो। यस, यही मोमेंट है जी सर। इसमें जैसा आप डिसीजंस लोगे उसी हिसाब से आपकी लाइफ क्या करती है, शेप होती है, शिफ्ट होती है ना। यदि आपने सोचा कि आपको एक बढ़िया कुछ कार्य करना है, तो उस कार्य को करते 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 आप खुद को इतना इवॉल्व करते हो और फाइनली क्या करते हो जी सर, उसके लायक बन जाते हो और उस स्वभाव में, उस अभाव में कन्वर्ट हो जाते हो, ठीक है। यदि आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, मान के चलते हैं, है ना, तो उतनी मेहनत, उतना ही लगन, उतना ही टाइम अगर आप उसको दे पाओ तो आप बन जाओगे स्पोर्ट्स पर्सन, है ना। जैम एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना, ये टाइम स्पैन। तो जैम एग्जाम भी क्वालिफाई किया, बट अच्छे नंबर से करना है, अरे वो भी पॉसिबल है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये मोमेंट आपके पास है गाइस, ठीक है। तो इस मोमेंट का, हर मोमेंट का बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कीजिए और अपने जीवन में आपको जो बनना है, जो पाना है, वो आप पा सकते हो, ठीक है। देखिए बायो इनऑर्गेनिक बस यहाँ पर मेटल और लिगैंड वगैरह इसके बारे में नहीं है। यस, इट इज अबाउट इवॉल्विंग, इट इज अबाउट कैप्चरिंग योर फ्यूचर। आपकी हिस्ट्री कैसे थी, पास्ट कैसा है, प्रेजेंट कैसा, ये सारी चीजें रिलेट करती हैं बायो इनऑर्गेनिक के साथ, जो इसको बनाता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायोग्लोबिन की बात कर रहा था मैं, और देखिए कितनी सारी चीजें हमने सीख ली हैं एक पॉइंट से, है ना। कितना बढ़िया, मजा आया, बहुत मजा आया गाइस, ओके। चलिए अब देखिए यहां पर बात करता हूं जी सर मैं सेकंड पॉइंट की। अब मायोग्लोबिन क्या है, एक हीम यूनिट है गाइस, ठीक है, हीम यूनिट। यानी इसमें क्या रहता है जी सर, इसमें रहता है पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग रहेगा, और इसके साथ ही साथ यहां पर क्या रहता है, मेटल प्रेजेंट रहता है। अब आप सभी मुझे बताइए कि इसमें कौन सा मेटल होने वाला है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन दिस केस। यस, फटाफट कमेंट करके बताइए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, कौन सा मेटल रहता है जी। चलिए रश्मि ने तो पहले ही बता दिया था, बूनटून, सौरभ, साक्षी, रश्मि। रश्मि देखिए, रश्मि कह रहे हैं हीमोग्लोबिन में Fe+3, मायोग्लोबिन में Fe+2 में रहता है, ओके। तो रश्मि कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन में Fe+3 रहेगा। चलिए तो इसके बारे में भी जानते हैं, है ना, बहुत जल्द जानेंगे इसके बारे में। बट फिलहाल देखिए मायोग्लोबिन में मेटल कौन सा रहेगा जी सर, आयरन रहता है, ठीक है, आयरन रहेगा आपका मेटल। यस, बहुत बढ़िया सौरभ और विनीशा सिंह, बहुत बढ़िया, आयरन रहेगा आपका मेटल, ठीक है। इसके साथ ही साथ और क्या देखने को मिलता है जी सर मायोग्लोबिन में, थर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलता है हिस्टिडीन। क्या आपने पहले इसका नाम सुन रखा है, हिस्टिडीन इज प्रेजेंट, ठीक है। हिस्टिडीन भी यहां पर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। हिस्टिडीन को मैं कह सकता हूं दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड, है ना, अमाइनो एसिड कहलाता है आपका हिस्टिडीन, वो भी यहां पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है।
अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आइए गाइस। पोरफिरिन रिंग रहेगा, आयरन रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाना चाहूंगा, ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, ये है मेरा आयरन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपके 1 2 3 4 4 नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है ऐसे, 1 2 3 4। अब यहां पर जो आपके रिंग्स है, मैं उसको क्या करता हूं, सिंप्लीफाई करके बस इस तरीके से दिखा देता हूं, ठीक है, ऐसे, ओके। और यहां पर आता है जी सर क्या, यहां पर आ जाता है आपका नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग साइट, सेकंड कोऑर्डिनेटिंग साइट, थर्ड कोऑर्डिनेटिंग साइट, और ये आ गया फोर्थ। ये रहेगी आपकी फिफ्थ कोऑर्डिनेटिंग साइट। और फिफ्थ कोऑर्डिनेटिंग साइट से आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, ठीक है। हो सकता है सिक्स कोऑर्डिनेटिंग साइट पे क्या रहे, यहां पर H2O मॉलिक्यूल रहे, ठीक है। बट जब जब यहां पर क्या होता है, डाई ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, डाई ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, तब यहां पर क्या होगा गाइस, यस, तब यहां पर देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 आ जाते हैं ऐसे, इनके साथ कोऑर्डिनेशन रहती है। और यहां पर देखिए फिफ्थ कोऑर्डिनेटिंग साइड पे कौन रहेगा, नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, ठीक है, यहां पर रहता है नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन। और यहां पर जो सिक्स्थ कोऑर्डिनेटिंग साइट है, वहां पर क्या बाइंड होता है, आपका डाई ऑक्सीजन बाइंड होता है जी सर, ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज डाई ऑक्सीजन। इस तरीके से बाइंड होता है आपका डाई ऑक्सीजन आपके मायोग्लोबिन के साथ, ओके। ये है जी सर आपके डीऑक्सी मायोग्लोबिन, है ना, क्योंकि इस पे देखिए H2O मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो इसको मैं कह सकता हूं डीऑक्सी मायोग्लोबिन। और जब ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, देन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सी मायोग्लोबिन। यस, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी मायोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। ऐसे रहता है जी सर इसका स्ट्रक्चर, ऐसे रहता है इसका स्ट्रक्चर। अब जानते हैं चलिए कि आयरन में कह लीजिए, है ना, उसके साथ जो लिगैंड जुड़ रहा है उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को समराइज करते हैं। बट यहां तक की बातें एक बार मुझे बताइए, क्या यहां तक की बातें आपके लिए क्लियर है गाइस? यस, बताइए, क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं आप सभी के लिए? चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। मायोग्लोबिन, है ना, इस साइड, और इस साइड में लेता हूं जी सर क्या, ऑक्सी मायोग्लोबिन, ऑक्सी मायोग्लोबिन, ऑक्सी मायोग्लोबिन और डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है। इनमें जानते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो मेटल के बारे में बात करते हैं, मेटल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके बारे में जानते हैं। यहां पर देखिए, जब भी मैं डीऑक्सी फॉर्म कंसीडर करता हूं तो यहां पर क्या रहता है, आयरन रहता है। आयरन इज प्रेजेंट इन व्हाट, दिस इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, आयरन प्रेजेंट रहता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जब जब ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ऐसे देखिए, जैसे मैंने यहां पर दिखाया था आपको, ऐसे, है ना, देखिए यहां पर बनता है ऑक्सी मायोग्लोबिन। तो ये क्या करता है, आयरन कोऑर्डिनेट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो इसके साथ जी सर कोऑर्डिनेट करने के बाद आपका जो आयरन है वो रहता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए
सेम रहती है, चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी गाइस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, दूसरी बात जी सर, दिस इज एक्टिंग एज अ वीक फील्ड लिगैंड। अब यहां पर जैसे मैंने बताया कि आपके जो आयरन है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जो 6th कोऑर्डिनेटिंग साइट है ऊपर, उस पे रहता है जी सर वाटर मॉलिक्यूल, या फिर वो खाली भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो आयरन के पास पास जो फील्ड बनती है वो रहती है वीक फील्ड। वो क्या रहती है, वीक फील्ड रहती है। बट जब ये आपका ऑक्सी मायोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है यहां पर इस साइड, तो आयरन है मेरे पास, आयरन के नीचे जी सर नाइट्रोजन का हिस्टिडीन है, यहां पर पायरोल रिंग आती है या फिर पॉर्फिरिन रिंग के नाइट्रोजन आते हैं, और यहां पर ऊपर 6th कोऑर्डिनेटिंग साइट पर रहता है आपका डाई ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वहां पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बनती है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहता है आयरन एज वेल एज बाकी लिगेंड्स का गाइस। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, जब भी ऑक्सीमायोग्लोबिन कंसीडर करोगे तो आयरन के सराउंडिंग आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। आयरन के सराउंडिंग क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहता है। ठीक है, तो इससे देखिए क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। Fe था +2 में, अब +2 में देखिए D6 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब ये D6 कॉन्फ़िगरेशन की अगर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग देखोगे तो ये आ जाएगी T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये आ जाएंगे EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, और यहां पर क्या होगा गाइस, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6th इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे फिलिंग होती है आपके इलेक्ट्रॉन्स की, यानी T2G की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, T2G में है 4 इलेक्ट्रॉन और EG में है जी सर 2 इलेक्ट्रॉन, ये होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब जब जब यहां पर मैं इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में लेता हूं तो यहां पर क्या होगा, आयरन तो देखिए +2 में ही रहेगा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होगी, बस यहां पर क्या होता है जी सर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, चेंज फॉर गुड, अच्छे के लिए जी सर चेंज हो जाता है ना। स्प्लिटिंग बढ़ गई है अब, है ना, स्प्लिटिंग क्या हो गई, बढ़ गई है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड प्रेजेंट है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है ऐसे, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन बनती है T2G6 और EG0, T2G6 एंड EG0, ये रहती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मायोग्लोबिन, ऑक्सीमायोग्लोबिन एंड डीऑक्सीमायोग्लोबिन। ठीक है, अब इसमें आप CFAC कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या गाइस, यस, इसमें आप CFAC कैलकुलेट करके बता सकते हो। चलिए आप बताइए मुझे सर, यहां पर CFSC कितनी आती है टोटल, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। यस, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। तो देखिए कितनी आती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, 4 इलेक्ट्रॉन है T2G में, 4, और इसकी एनर्जी क्या होती है, -0.4 डेल्टा नॉट, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ले रहा हूं मैं इसको, इंटू 0.4 विद अ नेगेटिव चार्ज, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, जिसके लिए क्या आ जाएगा जी सर, 1.2 आता है, यानी 0.6 डेल्टा नॉट आ गया टोटल। ठीक है, ये आ गया जी सर कितना, -1.6, ये आ गया कितना 1.2, इससे आपको मिलता है -0.4 डेल्टा नॉट, आपको मिलता है -0.4 डेल्टा नॉट। और जब जब आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नेगेटिव वैल्यू में आती है, इसका मतलब क्या है, स्टेबलाइजेशन हासिल हो रही है, यस, स्टेबलाइजेशन हासिल हो रही है। तो लगभग मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, -0.4 डेल्टा नॉट स्टेबल है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कितनी आपको CFSC मिलती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, -0.4 डेल्टा नॉट,
प्लस T2G में Eg में देखिए 0 इलेक्ट्रॉन है। यस, क्या हो जाएगा यहाँ पर -2.4 डेल्टा नॉट मिल रही है गाइस एनर्जी। मैंने तो कहा था पहले क्या, -0.4 डेल्टा नॉट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट यहां पर तो इससे भी ज्यादा क्या हो रही है, इससे भी ज्यादा स्टेबिलाईजेशन है ना, -0.4 डेल्टा नॉट की। इसी वजह से ये क्या रहता है, ऑक्सीमायोग्लोबिन ज्यादा स्टेबल है। यस, समझ में आई ये बात आपको? यस, बताइए जी सर, क्लियर है ये बात? सर टेस्ट सीरीज कैसे बाय करनी है आपकी? अच्छा, देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा है ऐश आपने। ठीक है, मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूं इसके बारे में की CFSC मिलती है आपको। अब इसमें देखिए जी सर, मैं इसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह लीजिए रिलेट करता हूं आपके आयरन की साइज से। देखिए यहां पर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, सभी देखिए ध्यान से सुनिएगा। ओके सर, टेस्ट चैप्टर वाइज होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको टेस्ट चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, है ना, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे, और ओवरऑल मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। एवरीथिंग इज देयर, बस एक बार आप ट्राई कीजिए उसको और बढ़िया तरीके से टेस्ट लगाइएगा, है ना। ओके, देखिए मैं बात कर रहा था गाइस कि यहां पर आयरन की साइज को कैसे मैं रिलेट कर सकता हूं CFSC से। मेरे पास देखिए Fe है +2 में, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसे फिल हुए हैं जी सर? हाई स्पिन में, है ना, हाई स्पिन में फिल हुए हैं आपके ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होगा जी सर, देखिए Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी यहां पर क्या होगा, रिपल्शन बहुत भयंकर होता है जी सर। Eg में इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये क्या करता है, रिपल्शन बढ़ाता है, रिपल्शंस बहुत बढ़ाता है। अब रिपल्शंस बढ़ गए तो इसका मतलब इसकी साइज भी क्या रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी, है ना। इसका मतलब इसकी साइज क्या रहेगी, बहुत बड़ी है ना। तो देखिए अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है जी सर इस प्रकार का एक कैविटी। ठीक है, ये है मेरे कैविटी। अब कैविटी में आपका Fe+2 नहीं फिट हो सकता है ना, डीऑक्सी फॉर्म में, क्योंकि इसकी साइज क्या है, बड़ी है। तो इसी वजह से ये क्या करता है, अब यहां पर ये Fe+2 शिफ्ट करता है अपने आप को ऊपर, ऐसे Fe+2 आता है ऊपर, है ना, और ये नाइट्रोजन के साथ ऐसे कोऑर्डिनेशन करता है, ऐसे ऐसे जी सर। और ये आ गया अपना H2O अगर है तो, और ये आ गया अपना नाइट्रोजन ऑफ हिस्टीडीन। ठीक है, ऐसे दिखता है आपका ये Fe+2 इन डीऑक्सी फॉर्म गाइस। अब देखिए ये प्लेन कैविटी कह लीजिए, प्लेन कह लीजिए, उससे ऊपर उठ चुका है ना। इसको हम कहते हैं टी स्टेट, है ना, चाय पीता है ये यहां पर। ठीक है, टी स्टेट यानी टेंस्ड स्टेट, टेंस्ड स्टेट कहेंगे इसको, टेंस्ड स्टेट। अब जी सर यदि ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली कंबाइन करता है, तो देखिए ये रहेगी अपनी कैविटी। अब ये कैविटी के ऊपर जो आपका आयरन था, यहां पर था नाइट्रोजन ऑफ हिस्टीडीन, और यहां पर आ गए आपके रिंग के नाइट्रोजन्स, ऐसे, है ना, इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है ऐसे। अब जैसे ही ये क्या करता है, जैसे ही ये कोऑर्डिनेट करता है आपके डाई ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए हाई स्पिन से कन्वर्ट होती है लो स्पिन में, और लो स्पिन में कन्वर्ट होते ही देखिए Eg में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, T2G में चले गए, यानी Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लेस रिपल्शन। तो ये क्या करता है, इनडायरेक्टली आपके रिपल्शंस को कम करता है, क्योंकि इंटरेक्शन कम हो गई यहां पर अलोंग Z एक्सिस। तो इस वजह से ये क्या होता है जी सर, इसकी साइज घट जाती है। यस, इसकी साइज क्या होती है, घट जाती है। और ये क्या करता है, धीरे 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 जी सर ये क्या करता है, अपने आप को इस कैविटी में ले आता है, क्योंकि अब इस कैविटी में जो स्पेस अवेलेबल है दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस
आयरन। ओके, ऐसे कोऑर्डिनेट करता है आपका ये आयरन। इसको हम कहते हैं रिलैक्स्ड स्टेट। रिलैक्स्ड स्टेट। ओके, टी स्टेट और आर स्टेट कहा जाता है इनको। ठीक है, टी स्टेट और आर स्टेट, है ना। और देखिए, जब ये ऐसा रहता है तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से ये क्या रहता है, पैरामैग्नेटिक, है ना। बट ये क्या हो जाएगा जी सर, ये रहता है डायामैग्नेटिक गाइस। ठीक है, और देखिए ये क्या रहेगा जी सर, यस, पैरामैग्नेटिक है तो ये ESR एक्टिविटी जरूर दिखाता है, बट जब ये यहां पर आता है ऑक्सी फॉर्म में तो ये ESR इनएक्टिव बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा ESR इनएक्टिव। तो बोलिए गाइस, क्या यहां तक की बातें क्लियर है आप सभी के लिए? चलिए, बहुत बढ़िया गाइस। तो एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं अब। ठीक है, आई कीप अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जी सर, अब देखिए ये जो आपके O2 है, इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको। ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट इस लेक्चर को देखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहां पर कि ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, साक्षी जी एक बार मुझे बता दीजिए आपको किस पॉइंट में डाउट है, ताकि मैं उस पॉइंट को ज्यादा अच्छी तरीके से एलैबोरेट कर पाऊं, समझा पाऊं आपको। थैंक्स सर, लव यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच यश। बताइए साक्षी जी। ठीक है, और जो भी है यहाँ पर मेरे साथ, बिल्कुल भी डाउट पूछने में पीछे मत रहिएगा। ओके, ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये टी स्टेट से आर स्टेट में बना, है ना। बेसिकली इसी में आपका डाउट है। यहाँ पर देखो क्या होता है, यस, ये है जी सर मेरा Fe+2 इन हाई स्पिन। अब देखिए हाई स्पिन में देखिए आपको Eg में मिलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन विच कॉजेस रिपल्शन, है ना। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इसका साइज ज्यादा हो जाता है। ओके, बट जब जब ये लो स्पिन में कन्वर्ट होता है तो ये क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन Eg में थे वो शिफ्ट हो जाएंगे T2G में। T2G में शिफ्ट हो गए जी सर, रिपल्शन कम हो गई। तो रिपल्शन कम तो कैविटी में अंदर आराम से फिट हो पाता है। ओके, तो ऐसे करके यहां पर क्या होगा, ऐसे करके ये टी स्टेट से बन जाता है आर स्टेट में। ओके, चलिए, तो बहुत बढ़िया गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जुड़े रहिएगा IFS IIT JAM केमिस्ट्री चैनल के थ्रू हमारे साथ, है ना। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFS। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अब जैसे कि आपको पता है, इस दिवाली के अवसर पर IFS एक बहुत बड़ी ऑफर लेकर आया है। उसी ऑफर को मैं आपको एक बार वापस से बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये जैसे कि दिवाली का त्योहार है तो ऑब्वियसली IFS आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा लेकर आता है, और इस बार भी एक बड़ी ऑफर आपको लेकर आया है PhD एंट्रेंस के ऊपर भी और आपके MSc एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर भी। तो एक बार मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज के ऊपर IFS आपको फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है। इसके पहले IFS ने ऐसा कभी नहीं दिया था। ठीक है, तो फ्लैट 50% ऑफ आपको मिलने वाला है, और जो कूपन कोड आपको यूज करना है यहाँ पर वो है IFS 50। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, IFS 50 ये आपका कूपन कोड होने वाला है, और ये आपके सारे एग्जाम्स के ऊपर है, ऑन ऑल MSc एंट्रेंस एंड
PhD एंट्रेंस एग्जाम, दोनों एग्जाम्स के ऊपर आपके ये कूपन कोड लगने वाले हैं। यानी कि आप देख सकते हो CSR नेट हो गया, गेट हो गया, IIT जैम, CUET PG, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इवन सेट, सबके ऊपर आपको, तो उसकी एक शिखर बैच हमने स्टार्ट की है, वो भी जो है 28 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है। और CUET PG के बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी बैच जो है सेम डे यानी कि 28 अक्टूबर को यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि मंडे को। तो जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है कोर्स में, रिकॉर्डेड या लाइव हो, जो भी हो, जो भी आप लेना चाहते हो, और अभी भी वक्त है आपके पास कि आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, आज तो ट्यूसडे ही है, ट्यूसडे वेडनेसडे है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ज्यादा वक्त तो बर्बाद हुआ नहीं है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जो भी चीजें थोड़ी बहुत आपकी मिस होंगी उसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली हम फैकल्टीज है जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व करने के लिए। और एट द एंड रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज के ऊपर भी ऑब्वियसली आपको फ्लैट 50% ऑफ यहाँ पर मिलने वाला है। अब ऑब्वियसली जो दिसंबर में एग्जाम होगा, या सेट का भी एग्जाम है, उसके बाद आपके जैम की भी एग्जाम है, CSR नेट का भी एग्जाम आ जाएगा दिसंबर जैन में, तो टेस्ट सीरीज की आपको नीड लगेगी, तो उसके ऊपर भी IFS जो है आपको फ्लैट 50% ऑफ यहाँ पर दे रहा है। जो कूपन कोड को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, यहाँ पर IFS 50 ये आपका कूपन कोड होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा ऐप है, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप पहले डाउनलोड कीजिए इस IFS ऐप को, और वहां पर बहुत सारी चीजें जो है आपको एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइए आप, IFS जब आप डालोगे वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट, पहले खुद को रजिस्टर करो, और उसके बाद काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली।